युद्ध भूमि में मिली अजनबी स्त्री। जब युद्ध भूमि ने प्रेम को जन्म दिया। इतिहास जिन युद्धों को केवल तलवारों की टकराहट, रक्त की धार और विजय पराजय के आंकड़ों में दर्ज करता है, उनके पीछे कई ऐसी कहानियां दबी रह जाती हैं जो न तो किसी शिलालेख पर उकेरी गईं, न किसी दरबारी कवि की वाणी बनी। ये कथा भी ऐसी ही है। एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास ने अपरिहार्य कहा, एक ऐसा राजकुमार जिसे बचपन से सिखाया गया कि दया कमजोरी है और प्रेम विलास, और एक ऐसी स्त्री जिसे संसार ने शत्रु कहा पर जो वास्तव में शांति का अंतिम प्रयास बनकर आई थी। कहते हैं युद्ध भूमि पर अगर किसी का जीवन बच जाए तो वो ईश्वर का चमत्कार होता है, पर उस दिन रक्त से सनी मिट्टी पर पड़े एक घायल राजकुमार के लिए ईश्वर किसी मंदिर से नहीं, एक अजनबी स्त्री के रूप में उतरा था। उस स्त्री का चेहरा धुएं और अंधेरे में छिपा था। उसकी आंखों में करुणा थी पर चाल में राजसी दृढ़ता। वो कोई साधारण वैद्य नहीं थी, नहीं कोई युद्ध में भटकी हुई स्त्री। वो आई थी और अपने साथ एक ऐसा रहस्य लाई थी जो दो साम्राज्यों की नियति बदल सकता था। प्रेम जो युद्ध भूमि पर पनपा, वो केवल दो हृदयों का मिलन नहीं था, वो एक प्रश्न था इतिहास से। क्या तलवारें सच में निर्णय करती हैं या निर्णय पहले ही सत्ता की छाया में लिख दिए जाते हैं? ये कहानी है एक घायल राजकुमार की, एक रहस्यमयी अजनबी स्त्री की और उस सत्य की जिसे उजागर करने की कीमत पूरे साम्राज्य को चुकानी पड़ सकती थी। जब ये रहस्य खुलेगा तो युद्ध केवल रणभूमि में नहीं रहेगा, वो हृदयों, सिंहासनों और इतिहास के पन्नों पर लड़ा जाएगा। उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण के उपजाऊ मैदानों के बीच फैला था आर्यावर्त साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं तलवारों से खींची गई थीं और जिसकी शांति युद्धों के बाद मिली थकान भर थी। आर्यावर्त का युवराज था राजकुमार वीरांश। उसके जन्म के दिन ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या इतिहास का सबसे रक्त रंजित अध्याय। बाल्यावस्था से ही वीरांश के हाथों में खिलौनों की जगह लकड़ी की तलवारें थमा दी गई थीं। जहां अन्य राजकुमार कविता सीखते थे, वहां वो घोड़े पर बैठना, रणनीति पढ़ना और शत्रु को आंखों में देखकर मारना सीख रहा था। उसकी मां ने एक बार पूछा था, क्या मेरे पुत्र को मनुष्य बनना नहीं सिखाओगे? राजगुरु ने उत्तर दिया था, युद्ध काल में मनुष्य नहीं, योद्धा चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में था निषाद साम्राज्य, एक रहस्यमयी राज्य। इतिहास उसे शत्रु था, पर कोई नहीं जानता था कि वास्तविक शत्रु कौन है। पिछले 10 वर्षों से आर्यावर्त और निषाद के बीच युद्ध रुक रुक कर चलता रहा था। कारण, कोई ठोस कारण कभी सामने नहीं आया। कभी सीमा विवाद, कभी व्यापार मार्ग, तो कभी राजकीय अपमान। पर वीरांश को हमेशा ये युद्ध अधूरा लगता था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दोनों राज्यों को तलवारें थमा दी हों। वो दिन आया जिसे इतिहासकारों ने अंतिम निर्णायक युद्ध कहा। आकाश धुएं से ढका था, हवा में लोहे और रक्त की गंध थी। हजारों सैनिक रणभूमि में गूंजते शंखनाद के साथ मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। वीरांश अपने अश्व पर सवार था, कवच चमक रहा था, पर आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे वो जानता हो आज कुछ बदलेगा, आज पीछे हटना नहीं है। उसने सेना से कहा, या तो विजय या ऐसा अंत जिसे इतिहास भी याद रखे। तलवारें टकराईं, भाले टूटे, धरती कांप उठी। वीरांश ने एक के बाद एक शत्रुओं को गिराया, पर युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जाते। एक घातक वार पीठ की ओर से, लोहे ने मांस चीर दिया, रक्त फूटा, दृष्टि धुंधली हो गई। अंतिम दृश्य जो उसने देखा, धूल, लाल आकाश और किसी स्त्री की आकृति जो युद्ध भूमि में नहीं होनी चाहिए थी। जब वीरांश को होश आया तो चारों ओर अजीब सी शांति थी, न कोई युद्ध घोष, न तलवारों की आवाज। वो किसी गुफा में था, आग जल रही थी, उसके घाव बंधे हुए थे और सामने बैठी थी वो स्त्री, चेहरा आधा ढका हुआ पर आंखें गहरी, शांत और असाधारण रूप से सजग। तुम जीवित हो, उसने सरल स्वर में कहा। वीरांश ने तलवार खोजनी चाहिए, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। डरो मत, अगर तुम्हें मारना होता तो युद्ध भूमि पर ही मर चुके होते। वीरांश चुप रहा। योद्धा होना आसान था, पर ऋणी होना नहीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। स्त्री मुस्कुराई, पर वो मुस्कान राजकुमार को विचलित कर गई। एक यात्री जो युद्ध से थक चुकी है। अगले कई दिन गुफा में बीते। स्त्री ने जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। उसकी जानकारी किसी साधारण वैद्य से कहीं अधिक थी। वो कम बोलती थी, पर जब बोलती तो शब्दों में राजसी आत्मविश्वास झलकता। वीरांश ने महसूस किया, ये केवल जीवन दान नहीं था, ये किसी योजना का हिस्सा था। तुम रणभूमि में क्यों थी? एक रात उसने पूछा। स्त्री ने आग में देखा। कभी कभी युद्ध रोकने के लिए रणभूमि तक आना पड़ता है। इस उत्तर ने वीरांश के भीतर कुछ हिला दिया। एक रात जब तेज बुखार में वीरांश अचेत होने लगा तो उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ थामा है। तुम मर नहीं सकते, अभी नहीं। उस क्षण वीरांश ने जाना कि ये केवल दया नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे उसने कभी सीखने की अनुमति नहीं पाई थी, प्रेम। जब वो चलने लायक हुआ तो स्त्री ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा। और तुम? वीरांश ने पूछा। स्त्री ने पहली बार पूरी तरह उसकी आंखों में देखा। हम फिर मिलेंगे, पर तब तुम्हें तय करना होगा, तलवार या सत्य। उसके जाते ही गुफा में एक प्रतीक रह गया, एक राज मुद्रा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका रक्त जम गया। वो मुद्रा निषाद साम्राज्य की थी और उस पर अंकित चिन्ह केवल एक ही व्यक्ति प्रयोग करता था, निषाद की गुप्त रानी। जब राजकुमार वीरांश आर्यावर्त की राजधानी पहुंचा तो नगर में विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी। युद्ध अधूरा था, न हार न जीत। दरबार में राजा महावीर देव का मुख कठोर था। तुम जीवित लौट आए, राजा ने कहा, ये पर्याप्त है। पर वीरांश समझ गया, ये पिता की राहत नहीं थी,
ये एक शासक की गणना थी। सेनापति कालकेतु ने दरबार में घोषणा की, निषाद साम्राज्य ने छल किया। हमारा आक्रमण पूरी तरह सफल होता यदि भीतर से गद्दारी न होती। भीतर से? वीरांश का मन अशांत हो उठा। रात को वीरांश ने वो राजमुद्रा देखी, वही चिन्ह, वही रेखाएं। उसे याद आया उस स्त्री का आत्मविश्वास, उसकी आंखों की स्थिरता, वो साधारण नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, पर यदि वो निषाद की गुप्त रानी थी तो उसने एक शत्रु राजकुमार को क्यों बचाया? गुप्तचर प्रमुख अभय मित्र ने वीरांश को चेताया, युवराज, ये युद्ध तलवारों से नहीं, व्यापार और सत्ता से लड़ा जा रहा है। पता चला दोनों साम्राज्यों को एक ही व्यापार संघ हथियार बेच रहा था। युद्ध जितना लंबा चलता उन्हें उतना लाभ, और उस संघ को संरक्षण दोनों राज्यों के कुछ शक्तिशाली मंत्रियों का था। उधर निषाद साम्राज्य में राजमहल की सबसे ऊंची छत पर वो स्त्री खड़ी थी। उसका नाम था रानी इरावती। जनता उसे कभी देख नहीं पाती थी। दरबार में उसका पर्दा बना रहता था, क्योंकि यह भी पता चल जाता कि रानी स्वयं युद्ध रोकने के लिए रणभूमि तक गई थी तो सत्ता के भूखे मंत्री उसे हटाने में देर न लगाते। युद्ध रोकना होगा, इरावती ने कहा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न खोना पड़े। वीरांश के मन में दो युद्ध चल रहे थे, एक राज्य का, दूसरा हृदय का। उसने स्वीकार किया वो उस स्त्री को भूल नहीं सकता, पर वो शत्रु की रानी थी। यदि ये सत्य सामने आया तो आर्यावर्त की जनता उसे देशद्रोही कहेगी। एक रात वीरांश पर प्राणघातक हमला हुआ। हमलावर उसी की सेना के थे। मरते समय एक सैनिक फुसफुसाया, युद्ध रुकना नहीं चाहिए वरना बहुत लोग गरीब हो जाएंगे। वीरांश का रक्त ठंडा पड़ गया। उसी रात एक दूत आया, निषाद की मुहर थी। संदेश छोटा था, यदि तुम्हें सत्य चाहिए तो अमावस्या की रात सीमांत के प्राचीन मंदिर में आओ। एक अजनबी। वीरांश जानता था वो अजनबी नहीं है। मंदिर में दीपक जल रहा था और सामने वो, इस बार राजसी वस्त्रों में। मैंने तुम्हें धोखा दिया, इरावती ने कहा, पर तुम्हारा जीवन बचाना मेरा अपराध नहीं था। वीरांश ने उत्तर दिया, और मेरा हृदय चुरा लेना? क्षण भर का मौन। फिर इरावती बोली, अगर ये प्रेम दो राज्यों को बचा सकता है तो ये युद्ध से बड़ा है। सत्य कभी शोर नहीं मचाता, पर जब वो उजागर होता है तो सिंहासन हिल जाते हैं। वीरांश और इरावती जानते थे कि साजिश को उजागर करने का अर्थ है दोनों राज्यों की स्थापित व्यवस्था से टकराना। निषाद साम्राज्य में मंत्री उग्रसेन पहले ही भांप चुका था कि रानी का झुकाव युद्ध रोकने की ओर है। शांति सत्ता को कमजोर करती है और कमजोर सत्ता व्यापारियों की नहीं, योद्धाओं की दुश्मन होती है। पर सच्चाई ये थी, उग्रसेन हथियार व्यापार संघ का मुख्य संरक्षक था। वीरांश ने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, सेनापति कालकेतु, जिस पर उसे हमेशा संदेह था, और गुप्तचर अभय मित्र। साक्ष्य सामने रखे गए, हथियारों की रसीदें, गुप्त समझौते, सीमा पर जानबूझकर कराए गए हमले। कालकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब झूठ है, वो चिल्लाया। पर उसी क्षण राजा महावीर देव दरबार में प्रवेश कर गए। उन्होंने सब सुना और पहली बार उनकी आंखों में राजा नहीं, पिता दिखा। मुझे सब पता था, राजा बोले। वीरांश चौंक गया, पर मैं ये युद्ध रोक नहीं सकता था, क्योंकि जो लोग इससे लाभ उठा रहे हैं वे मेरे सिंहासन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस रात आर्यावर्त का राजा अपने ही महल में कैदी बन चुका था। निषाद की राजधानी में इरावती ने पर्दा हटाया। जनसभा में उसने घोषणा की, मैंने शत्रु राजकुमार का जीवन बचाया क्योंकि वो मेरा शत्रु नहीं था। सभा में कोलाहल मच गया। उग्रसेन ने उसे देशद्रोही घोषित करने की चेष्टा की। उसी क्षण वीरांश गुप्त मार्ग से सभा में पहुंचा। यदि प्रेम अपराध है तो मैं भी अपराधी हूँ। उग्रसेन और कालकेतु एक हो चुके थे। उनकी योजना थी दोनों राजाओं की हत्या और युद्ध को पूर्ण नरसंहार में बदल देना, पर उन्हें नहीं पता था जनता जाग चुकी थी। सैनिकों ने हथियार गिरा दिए। सीमांत पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। वीरांश और इरावती घोड़ों पर आगे आए। आज तलवार नहीं उठेगी, वीरांश ने कहा, आज सत्य बोलेगा, इरावती ने कहा। हथियार व्यापार संघ का भंडाफोड़ हुआ। राजा महावीर देव और निषाद के वृद्ध संरक्षक ने संयुक्त संधि पर हस्ताक्षर किए। शांति आई, पर प्रश्न बचा, क्या एक राजकुमार शत्रु रानी से विवाह कर सकता है? उत्तर इतिहास को देना था। युद्ध थम चुका था। सीमाओं पर अब धुआं नहीं, संधि पत्रों की स्याही सूख रही थी। पर सबसे कठिन युद्ध अब शुरू हुआ था, समाज और परंपरा के विरुद्ध। आर्यावर्त में लोग पूछ रहे थे कि क्या हमारा युवराज शत्रु साम्राज्य की रानी से विवाह करेगा? निषाद में फुसफुसाहट थी कि क्या हमारी रानी अपना सिंहासन छोड़ देगी? प्रेम ने युद्ध रोक दिया था, पर क्या वो इतिहास बदल पाएगा? दोनों साम्राज्यों का संयुक्त दरबार लगा। राजा महावीर देव कांपती आवाज में बोले, वीरांश, तुमने राज्य बचाया पर सिंहासन त्यागना पड़ेगा। दरबार स्तब्ध। उधर निषाद में परंपराओं ने फैसला सुनाया, इरावती, यदि तुम विवाह चाहती हो तो रानी नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। प्रेम अब बलिदान मांग रहा था। वीरांश ने आगे बढ़कर कहा, यदि शांति की कीमत मेरा मुकुट है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इरावती की आंखों में आंसू थे। और यदि शांति की कीमत मेरा सिंहासन है, उसने कहा, तो मैं भी इसे छोड़ती हूँ।
दोनों साम्राज्यों ने देखा, पहली बार किसी ने सत्ता को प्रेम से छोटा माना। पर इतिहास इतना सरल नहीं होता। मंत्रियों ने तय किया, वीरांश को राजनीतिक कारणों से उत्तराधिकारी से हटा दिया जाएगा। इरावती का नाम शिलालेखों से मिटा दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न जाने कि एक स्त्री ने युद्ध रोका था। वीरांश और इरावती सीमांत के उसी प्राचीन मंदिर में गए जहां पहली बार सत्य की बात हुई थी। उन्होंने विवाह किया, न धूमधाम से न शंखनाद के साथ, केवल अग्नि, कुछ सैनिक और ढेर सारी शांति। वे दोनों सीमांत प्रदेश में एक छोटा सा नगर बसाने लगे जहां कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी, सिर्फ मनुष्य थे। आधिकारिक इतिहास में लिखा गया, युद्ध थकान के कारण रुका। दोनों साम्राज्य अपने अपने कारणों से शांति पर सहमत हुए। न वीरांश का बलिदान, न इरावती का साहस, उनका नाम केवल लोक कथाओं में बचा। कहते हैं उस सीमांत नगर में आज भी कोई हथियार नहीं बनता, और जब कोई पूछता है कि यहाँ युद्ध क्यों नहीं होता, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार प्रेम ने इतिहास को हरा दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आपका और आपके परिवार का दिन शुभ हो। मिलते हैं अब नई वीडियो में, और द डिफरेंट स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।